signed, yeah. We signed? We signed it in Versailles. It's signed. I signed it in Versailles. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 18 जून की सुबह करीब 5:30 बजे फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्साई में अमेरिका ईरान पीस प्लान पर दस्तखत कर दिए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने भी इस पर डिजिटल दस्तखत कर दिए हैं। इसी के साथ अमेरिका ईरान पीस डील अब लागू हो गई है। लेकिन आमतौर पर दुनिया में कोई भी पीस डील होने के बाद अपनी पीठ थपथपाने वाले ट्रंप इस बार 9-10 जंग रुकवाने का दावा करने की जगह सफाई देते हुए नजर आए। ट्रुथ सोशल पर लिखा, जिन बेवकूफ़ों को लगता है कि मैं ईरान पर सख्त नहीं था, वो बेहद खराब लोग हैं जो मुझसे जलते हैं। यानी कोई अपनी तारीफ नहीं, डील मेकर का तमगा भी नहीं और कोई नोबेल प्राइज की मांग भी नहीं। तो क्या ये डील ट्रंप के मन मुताबिक नहीं थी? क्या डील करना उनकी मजबूरी थी? MOU में किन शर्तों पर सहमति बनी है? ईरान के लिए इसमें क्या है? और डील के बाद अब जंग का असली विजेता कौन रहा? नमस्ते, मेरा नाम है निकिता अग्रवाल और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the talented photographer, the world comes together at Sharda University. At last, the world knows America as the savior of the world. आखिरकार दुनिया अब अमेरिका को एक रक्षक के तौर पर जानती है। 15 जून 1919 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने ये बात कही थी। इसके 13 दिन बाद फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्साई में पहला विश्व युद्ध खत्म करने के लिए ट्रीटी ऑफ वर्साई पर साइन किए गए थे। विल्सन उन 4 नेताओं में शामिल थे जिन्होंने पहले विश्व युद्ध के बाद शांति की शर्तें तय की थी। 1918 में विल्सन ने युद्ध खत्म करने के लिए अपने मशहूर 14 पॉइंट्स पेश किए थे। यही पीस प्लान का आधार भी बने। अब एक सदी से ज्यादा समय बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उसी पैलेस ऑफ वर्साई में ईरान के साथ 14 पॉइंट वाले एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। इसे इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU कहा जा रहा है। इस्लामाबाद इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाई है, वो इस डील का गारंटर भी है। और MOU इसलिए क्योंकि ये दोनों देशों के बीच फाइनल डील नहीं है। 18 जून से लेकर अगले 2 महीने के अंदर यानी मोटा माटी 18 अगस्त से पहले दोनों देशों को फाइनल डील करनी होगी। शुरुआती डील में अमेरिका और ईरान के बीच 14 पॉइंट्स पर सहमति बनी है। इसी के हिसाब से MOU को 14 पैराग्राफ्स में बांटा गया है। डील पर दस्तखत होने के बाद अमेरिका के सीनियर अधिकारियों ने इसकी शर्तें सुनाई। शर्तें क्या हैं, एक-एक करके देख लेते हैं। अमेरिका, उसके सहयोगी देश और ईरान जंग के हर मोर्चे पर सीज फायर का पालन करेंगे। इसमें लेबनान भी शामिल है। फाइनल डील में जंग को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। अमेरिका और ईरान एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे। वो एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। दोनों देश अगले 60 दिनों में हर मसले पर बात करके फाइनल डील तैयार करेंगे। MOU साइन होने के बाद अगले 30 दिन में अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से समुद्री नाकाबंदी खत्म करेगा। इस दौरान हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही जंग के पहले वाले स्तर पर लौटेगी। फाइनल डील के 30 दिन बाद अमेरिका ईरान के इर्द गिर्द से अपनी सेना को भी हटा लेगा। अगले 60 दिन तक हॉर्मुज से निकलने वाले जहाजों से कोई चार्ज नहीं वसूला जाएगा। इसके बाद ईरान और ओमान मिलकर हॉर्मुज में सर्विसेज के लिए खाका तैयार करेंगे। ईरान में जंग से हुए नुकसान की भरपाई और आर्थिक विकास के लिए $300 अरब का निवेश होगा। इसमें अमेरिका, मिडिल ईस्ट और बाकी सहयोगी देश शामिल होंगे। फाइनल डील के बाद ईरान पर लगी सारी पाबंदियां हटा दी जाएंगी। ईरान ये वादा करेगा कि वो कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। वहां मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम को एटॉमिक एजेंसी IAEA की निगरानी में डाउन ब्लेंड किया जाएगा, यानी इसकी एनरिचमेंट क्षमता घटाई जाएगी ताकि परमाणु हथियार कोई बनाने की कोशिश ना कर सके। इसके लिए भी अगले 60 दिन में फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा। फाइनल डील होने तक ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम की मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव नहीं करेगा। जब तक फाइनल डील नहीं होती, अमेरिकी वित्त मंत्रालय ईरान के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और दूसरे उत्पादों के एक्सपोर्ट के लिए छूट देगा, वेवर्स लागू करेगा। MOU लागू होते ही ईरान के फ्रोजन एसेट्स यानी वो पैसे जो ईरान के हैं लेकिन जिस तक उसकी पहुंच बंद है, उन्हें रिलीज किया जाएगा। इस पर अमेरिका और ईरान बातचीत के दौरान मिलकर सहमति बनाएंगे। MOU ठीक से लागू हो, इसकी निगरानी के लिए एक सिस्टम बनाया जाएगा।
एमओयू साइन और लागू होने के ठीक बाद अमेरिका और ईरान फाइनल डील के लिए बातचीत शुरू कर देंगे। फाइनल डील को यूएन सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत मंजूरी दी जाएगी। ये तो हो गई एमओयू की शर्तें। अब इस डील के कुछ अहम पहलुओं पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहली बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। एमओयू की शर्तों में लिखा है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से सिर्फ अगले 60 दिनों तक कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा। बाकायदा सिर्फ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद ईरान और ओमान मिलकर आगे का प्रबंधन तय करेंगे। ईरान के स्टेट टीवी को दिए एक इंटरव्यू में वहां के संसद के स्पीकर और पीस डील के चीफ नेगोशिएटर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने साफ कर दिया है कि ईरान हॉर्मुज के रास्ते गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलेगा। उन्होंने कहा, हॉर्मुज कभी भी जंग से पहले वाले हिसाब पर नहीं लौट पाएगा। इस रास्ते पर ईरान का अधिकार है। यहां से गुजरने वाले जहाजों से हम टैक्स जरूर वसूलेंगे। युद्ध शुरू होने से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते हर दिन लगभग 120 से 140 जहाज गुजरते थे। इनमें लगभग आधे तेल टैंकर होते थे जो रोज करीब 2 करोड़ बैरल तेल ढोते थे। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल की बमबारी शुरू होते ही ईरान ने हॉर्मुज को बंद कर दिया। इसके जवाब में कुछ हफ्तों बाद अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी शुरू कर दी। 14 जून को पीस डील का ऐलान होने के बाद से अब तक सिर्फ 7 जहाज ही इस रास्ते से गुजर पाए हैं। शिपिंग ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म मरीन ट्रैफिक की माने तो 550 से ज्यादा जहाज अभी भी हॉर्मुज के दोनों तरफ फंसे हुए हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान और ओमान के समुद्री क्षेत्रों के बीच से होकर गुजरता है। अब तक यहां से निकलने वाले जहाजों से कभी भी कोई भी टोल वसूला नहीं गया है। डील से पहले तक ट्रंप लगातार ये कहते आए हैं कि हॉर्मुज में कोई टोल नहीं वसूला जाएगा। कई खाड़ी देशों ने भी ईरान के इस कदम का विरोध किया है, लेकिन अब इसे एमओयू में शामिल कर दिया गया है। हालांकि इसमें यह भी लिखा है कि ईरान और ओमान जो भी सिस्टम बनाएंगे वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत ही होना चाहिए। उधर ईरान का तर्क है कि उसे टोल वसूलने का अधिकार है क्योंकि हॉर्मुज पूरी तरह से इंटरनेशनल वाटर्स में नहीं आता। इसी मकसद से ईरान ने मई में पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी नाम की एक नई संस्था भी बनाई थी जो हॉर्मुज में ईरान के टोल सिस्टम की निगरानी करने वाली है। अब अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की बात करें तो इसमें साफ साफ लिखा है कि हॉर्मुज जैसे नेचुरल स्ट्रेट्स या समुद्री रास्तों से जाने पर किसी भी कीमत पर कोई टोल टैक्स नहीं वसूला जा सकता। आसान भाषा में समझें तो अगर कोई समुद्री रास्ता नेचुरली बना है तो फिर अगर वो किसी देश की समुद्री सीमा में भी आता है तब भी वहां से टैक्स नहीं लिया जा सकता है। हाँ, आसपास के देश जहाजों को दी जाने वाली कुछ सेवाओं जैसे बीमा, सुरक्षा या पोर्ट फैसिलिटी के बदले फीस ले सकते हैं। तो ऐसे में अब ईरान और ओमान के लिए क्या सिस्टम बनाने का विकल्प बचता है? क्या अब से हॉर्मुज से आने वाले तेल पर एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा? जानकारों से समझते हैं। देखिए, जो 60 दिन का एमओयू है उसमें कहा गया है कि 30 दिन तक 30 दिन में वो नॉर्मल आवाजाही जहाजों की शुरू हो जाएगी और अगले 60 दिन में जब तक निगोशिएशन होगा पूरी तरह नॉर्मल हो जाएगी, यानी उस पर निर्बाध रूप से सारे जहाज जो हैं माल ढुलाई के और तेल ढुलाई के वो आना जाना कर सकेंगे। लेकिन इसका एक कैच है, जिस तरह अमेरिका ने 60 दिन का उनको समय दिया है कि इस 60 दिन में वो जो भी करना है वो कर लेंगे, अगर वो 60 दिन में इनके निगोशिएशंस नहीं होते हैं तो फिर ईरान और ओमान मिलके उनका उन्होंने एक रूपरेखा, एक खाका बना लिया है, उससे वो टोल वसूल सकते हैं। और उसके लिए उन्होंने बड़ा इलेबोरेट इंतजाम किया है। एक हॉर्मुज स्ट्रेट अथॉरिटी बनाई है जिसमें दोनों स्टेक होल्डर्स हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ईरान प्रिपेयर्ड है, बट ये एक तरह का निगोशिएटिंग पॉइंट है उनके लिए कि अगर डील में कुछ गड़बड़ होती है तो फिर वो 60 दिन बाद उस पर चले आएंगे। लेकिन ये कहीं नहीं है क्लियरली मेंशन कि 60 दिन के बाद वो फिर से उसी पोजीशन पे आ जाएंगे जो इस समय थे, कि जो कहते थे कि हम टोल वसूल करेंगे और अमेरिका उनकी नाकेबंदी कर देगा कि अगर आप टोल वसूलेंगे तो हम यहाँ से कोई जहाज नहीं जाने देंगे। तो एक स्टेलमेट है। इंटरनेशनल लॉ इसको प्रोहिबिट करता है। दुनिया में जितने भी इस तरह के पैसेजेस हैं, चाहे वो सुएज कैनाल हो, वो मैनमेड कैनाल है जिसमें टोल लिया जाना है, इसका प्रावधान बहुत पहले से यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सीज भी उसको एग्जेम्प्ट करता है। बॉस्फोरस में तुर्की इस समय नॉमिनल फीस लेता है जो भी वहां से जहाजें आती जाती हैं। उसी तरह एक और दो जो
यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सीज के पहले बनी है, वहां पर ये टोल वसूल किया जाता है। तो ये ईरान का कहना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सीज, जिसका वो सिग्नेटरी है लेकिन रेटिफाई नहीं किया है। अमेरिका तो सिग्नेटरी भी नहीं है, बट एक नेचुरल लॉ के तरह, सब्सटैंशियल लॉ के तरह उसको एक्सेप्ट करता है। तो इसमें कई सारे पेच हैं। लबोलुआब ये है कि अगर ये टोल वसूलते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन हो। एमओयू का दूसरा सबसे अहम मुद्दा है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, वही मुद्दा जिसकी वजह से ये पूरी जंग शुरू हुई थी। एमओयू के 8वें और 9वें पैराग्राफ में इस पर बात की गई है। इसके तहत ईरान ने वादा किया है कि वो ना तो कभी न्यूक्लियर हथियार बनाएगा और ना ही इसे खरीदेगा। अब ईरान के पास जो 11 टन हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है, उसका क्या होगा? एमओयू में कहा गया है कि इसकी डाउन ब्लेंडिंग की जाएगी, यानी यूरेनियम के एनरिचमेंट का जो लेवल है उसमें मिलावट करके उसे कम या पतला किया जाएगा। लेकिन ईरान के पास 970 पाउंड यूरेनियम ऐसा भी है जिसे 60% तक एनरिच किया जा चुका है। ये स्तर परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी ग्रेड से बस थोड़ा ही कम है। इसका क्या होगा ये फिलहाल नहीं बताया गया है। एमओयू में ये भी नहीं लिखा है कि ईरान अपने यूरेनियम को देश से बाहर भेजेगा या नहीं। 2015 की ओबामा वाली डील में ईरान ने यूरेनियम का 97% हिस्सा रूस भेज दिया था। लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि न्यूक्लियर मुद्दे पर अभी फाइनल डील नहीं हुई है। एमओयू में ये साफ लिखा है कि अगले 60 दिन में इस पर फाइनल बातचीत होगी। हो सकता है कि ईरान यूरेनियम स्टॉक को बाहर भेजने के लिए तैयार भी हो जाए। एमओयू में दोनों देश इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि जब तक अंतिम समझौता नहीं हो जाता, ईरान मौजूदा स्थिति को बनाए रखेगा। माने उसकी जो न्यूक्लियर साइट्स जंग में डैमेज हुई हैं, उन्हें ईरान दोबारा नहीं खड़ा करेगा। उसका यूरेनियम मलबे के नीचे ही दबा रहेगा। साथ ही अमेरिका भी इस बीच में उस पर कोई नए सैंक्शंस नहीं लगाएगा और ना ही उस इलाके में एक्स्ट्रा फोर्स तैनात करेगा। अब आते हैं इस डील की सबसे दिलचस्प शर्त पर, ईरान के लिए $300 अरब का इन्वेस्टमेंट फंड। एमओयू में ईरान के लिए $300 अरब यानी 28,34,000 करोड़ के फंड का प्रावधान है। ये रकम लगभग ईरान की पूरी जीडीपी के बराबर है। डील में लिखा है कि ये पैसा ईरान को जंग में हुए नुकसान के बाद रिकंस्ट्रक्शन और उसकी आर्थिक मदद के लिए दिया जाएगा। 17 जून को ट्रंप ने बार बार ये बात दोहराई कि ईरान को ये पैसा अमेरिका नहीं देगा, तो फिर इतनी बड़ी रकम कहां से आएगी? न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की माने तो ये पैसा प्राइवेट फंड होगा, यानी प्राइवेट कंपनीज ये पैसा ईरान में निवेश करेंगी। दावा तो यहां तक है कि फंड की आधी से ज्यादा रकम पहले ही फाइनलाइज की जा चुकी है। ईरान के एक सूत्र के मुताबिक तेहरान ने शुरू में ही अमेरिका से युद्ध में हुए नुकसान के लिए $400 अरब मांगे थे, लेकिन अमेरिका ने इसे देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड नाम के इस फंड का विचार सामने आया। व्यवस्था के तहत ईरान के ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा भूमिका खाड़ी देशों की होगी। इसके अलावा एशिया, साउथ अमेरिका और अफ्रीका की कंपनियां भी फंडिंग देने को तैयार हो गई हैं। हालांकि ये केवल दावे हैं। इस फंड की जानकारी फाइनल डील होने के बाद ही सामने आएगी। आखिर में बात फ्रोजन एसेट्स की। एमओयू में एक शर्त यह भी है कि अमेरिका ईरान के फ्रोजन एसेट्स, यानी वो पैसा जो ईरान का है लेकिन जिस तक उसकी पहुंच बंद है, उन्हें रिलीज करेगा। ये पैसा कई अलग अलग देशों में बंद है। ये शर्त एमओयू साइन होते से ही लागू हो जाएगी, यानी ये फाइनल डील का हिस्सा नहीं है। अभी से ही या अगले कुछ दिनों में ईरान को फ्रोजन एसेट्स का हिस्सा मिलना शुरू हो सकता है। ईरान ने अमेरिका से $24 अरब यानी करीब 2,29,000 करोड़ रुपए के फ्रोजन एसेट्स की मांग की है। अब तक ट्रंप लगातार दावा करते आ रहे थे कि वो ईरान के साथ जो डील करेंगे वो ओबामा वाली डील से बेहतर होगी। 2015 में राष्ट्रपति ओबामा के कार्यकाल में जब डील हुई थी, तब अमेरिका ने ईरान के लगभग 30 से $32 बिलियन रिलीज किए थे। उस वक्त ट्रंप ने इसकी काफी आलोचना की थी। उन्होंने 2018 में इस समझौते को एक तरफा बताते हुए रद्द भी कर दिया था, लेकिन अब वो खुद ही ईरान के फ्रोजन एसेट्स उसे देने के लिए मान गए हैं। तो क्या ये कहना गलत होगा कि एमओयू की ये शर्त ट्रंप के लिए एक बड़ी हार है? जानकारों से समझते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि ये अमेरिका के लिए या ट्रंप के लिए एक हार कहा जा सकता है, क्योंकि वॉर के बाद की एक सिचुएशन है जिसमें ईरान को कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो पहले उनके पास नहीं थी, जैसे कि फ्रोजन एसेट्स हैं। उसमें ये क्लैरिटी अभी तक नहीं है कि कितना फायदा होगा ईरान को
बट कुछ फाइनेंशियल और मॉनेटरी फायदे होंगे। अब जहां तक बात है ये अमेरिकन पॉलिसी को मिडिल ईस्ट को लेकर, अभी अगर आप देखेंगे तो वॉर के बाद की सिचुएशन अभी तो अनफोल्ड होगी, हमें देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन जिस तरह से ईरान अभी राजी हो गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए, और उसमें लिखा हुआ है जो एमओयू हुई है उसमें कि अभी 60 डेज तक एटलीस्ट उसमें किसी तरह का कोई टोल या फी नहीं दिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से ईरान के लिए कंप्लीटली हार तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन एक कॉम्प्रोमाइज है। और अमेरिका की तरफ से भी एक तरह से कहा जाए तो कॉम्प्रोमाइज है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका को हर वो चीज मिल रही है जो ये वॉर से पहले चाहता था, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मुद्दा जो अभी हो गया है जंग शुरू होने से 28 फरवरी से लेके अभी तक का, वो ये रहा कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाना चाहिए, मार्केट जो है वो फ्री फ्लो ऑयल का होना चाहिए उसमें। अगर उससे ईरान को भी कुछ फायदे हो जाते हैं तो उससे कोई बहुत ज्यादा यूएस का नुकसान नहीं है। तो इस तरह से वो हम देख रहे हैं कि इस बात को ट्रंप कह रहे हैं, और उनकी ट्रंप की स्टेटमेंट भी आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर यूएस डॉलर जो है वो हम कंप्लीटली फ्रीज करके रखते हैं और वापस नहीं करते हैं तो उससे दूसरे देश जो है वो यूएस डॉलर में बिजनेस नहीं करेंगे या नहीं करना चाहेंगे फ्यूचर में। तो एक तरह से हम देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इसको एक पॉजिटिव स्पिन ऑफ कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये ट्रंप की हार है, बट वॉर की सिचुएशन में इस तरह की कॉम्प्रोमाइज होना एक काफी इंपॉर्टेंट होता है, और हम देख रहे हैं कि इस तरह की चीजें हो रही हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि अमेरिका को इस युद्ध में कुछ बड़ी सफलताएं जरूर मिली हैं। उसने ईरान की नौसेना को भारी नुकसान पहुंचाया है, उसकी वायुसेना और मिलिट्री एसेट्स भी डैमेज हुए हैं। इस बात के वीडियोस आपने और हम सब ने देखे थे। लेकिन इसके बावजूद जो एमओयू सामने आया है वो ट्रंप के घोषित लक्ष्यों से काफी पीछे दिखाई देता है। ट्रंप ने कहा था कि ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा, वहां सत्ता परिवर्तन होगा और ईरान तेल पर अमेरिका का कंट्रोल होगा। लेकिन समझौते में ऐसा कुछ भी होता नहीं दिख रहा। इसके उलट ये डील ईरान को फिर से अरबों डॉलर की तेल कमाई का रास्ता देती है। उसके फ्रीज किए गए एसेट्स तक पहुंच बनाने का रास्ता भी खुल गया है। ये कुछ हद तक 2015 की ओबामा वाली डील जैसा ही है जिसकी ट्रंप सालों तक आलोचना करते रहे। साथ ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का मुद्दा भी अभी पूरी तरह से हल नहीं हो पाया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसे बंद करके ईरान ने अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखाई थी, भविष्य में किसी न किसी तौर पर ईरान के कंट्रोल में रहेगा, ये बात एमओयू से साफ हो गई है। अपनी सफाई में ट्रंप ने युद्ध जल्दी खत्म करने की वजह आर्थिक तबाही और तेल बाजारों के ढहने का खतरा बताया है। लेकिन क्या ट्रंप का ईरान की शर्तें मानना उसकी वॉर प्लानिंग की सफलता नहीं दिखाता? ईरान ने खाड़ी देशों के तेल ढांचों को नुकसान पहुंचाया, जिससे तेल के दाम बढ़े, खाड़ी देशों में डर बना और ट्रंप पर प्रेशर बढ़ा। हॉर्मुज बंद करना उसका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। तो क्या ईरान ये मैसेज देने में सफल रहा कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान आसानी से कोई भी जंग जीत सकता है? क्या इस जंग का असली विनर भी ईरान ही रहा? एक्सपर्ट्स को सुनिए। किसी भी वॉर में कोई क्लियर कभी भी विनर और लूजर होना बहुत मुश्किल होता है। आप पहले के वॉर्स भी देख लें, अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के अलावा जो वॉर्स होते हैं जो आपस में होते हैं उसमें यूजुअली अगर स्टेलमेट होता है तो उसके बाद कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो जो यूएस इजराइल ने ईरान पे अटैक किया था वो एक तरह से कहें तो स्टेलमेटेड हो गया था, और उसके बाद कोई क्लियर कट विजेता मुझे नहीं लगता है कि अभी उभर कर आ रहा है। ईरान को कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि ईरान को पॉजिटिव उनके लिए एक तरह से क्रॉस हुए हैं। एक तो के $300 बिलियन का एक रिकंस्ट्रक्शन फंड कमिट करने की बात कही गई है उसमें, तो वो एक काफी प्लस पॉइंट है ईरान के लिए। दूसरी चीज के जो फ्रोजन एसेट्स की हम बात कर रहे थे, फ्रोजन एसेट्स अगर ईरान के जो लिक्विड मनी है यूएस में या यूएस के अलावा कई देशों में, साउथ कोरिया में, यूएई में, कई जगह हैं ईरान के लिक्विड डॉलर्स हैं।
अगर वो रिलीज होते हैं तो ईरान को उससे बहुत बड़ा फाइनेंशियल फायदा होगा। तीसरी बात ये कि ईरान को काफी सारी जो उनकी ऑयल इंडस्ट्री है जो कि अभी सैंक्शंस पे थी, उससे भी कुछ रिलीफ दिए जाएंगे, हालांकि ये ग्रेडेड रिलीफ होगा। प्लस उनको उनके ऊपर जो सैंक्शंस हैं, बहुत सारे न्यूक्लियर रिलेटेड सैंक्शंस हैं, वो भी धीरे धीरे उस पर बात कही गई है कि अगर न्यूक्लियर रिलेटेड चीजें रिजॉल्व हो जाती हैं फाइनल डील में तो उसमें भी उनको, तो ये 4 चीजें हैं, लार्जली ये फाइनेंशियल चीजें हैं। यूएस की तरफ से अगर हम देखें यूएस को क्या फायदे हो रहे हैं, तो कई सारी चीजें हैं जिसमें यूएस एक तरह से कहा जाए तो अपने गोल को अचीव करने में लेट्स से 100% कामयाब नहीं रहा है तो फिर भी काफी हद तक कामयाब रहा है। जैसे कि ईरान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, जो एक बहुत बड़ा मसला था, उसको काफी हद तक उन्होंने डैमेज कर दिया है। अगर कंप्लीटली खत्म नहीं किया तो डैमेज तो जरूर कर दिया है। उनके एयर डिफेंस को, उनके मिसाइल कैपेसिटी को, उनके कई सारे मिलिट्री लीडर्स को, पॉलिटिकल लीडर्स को उन्होंने खत्म कर दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज कर दिया है। उनकी जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उसका कोई पता नहीं है कि उनकी क्या हालत है अभी। अब IAEA और बाकी जो इंटरनेशनल इंस्पेक्शंस होंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या हालात हैं। तो इन चीजों पे उन्होंने ईरान को काफी हद तक वो कर दिया है। सो ईरान की जो एक स्ट्रैटेजी थी कि मिलिटराइज करके रीजन में, मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व में एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दिया जाए कि ईरान एक रीजनल पावर बनकर रहे, ईरान आगे इसको रिकवर करने में मिलिटरीली काफी टाइम लगेगा। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। यूक्रेन ने ड्रोन हमलों से रूस की राजधानी मॉस्को को दहला दिया है। एक साथ सैकड़ों ड्रोन्स ने मॉस्को के कई इलाकों को निशाना बनाया। इसमें एक ऑयल रिफाइनरी भी शामिल है जिस पर हमले के बाद भारी धमाका हुआ। आसपास का इलाका पूरा धुआं हो गया। हमले के बाद की जो तस्वीरें निकल कर आई हैं उनमें काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दे रहा है। अचानक हुए इस हमले से मॉस्को के लोग चौंक गए क्योंकि उन्हें हवाई हमले का अलार्म तक नहीं सुनाई दिया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर पैनिक फैलने लगा। रूस का कहना है कि यूक्रेन की तरफ से आए अधिकतर ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन कुछ ड्रोन्स अपने टारगेट्स को हिट करने में कामयाब रहे। हमले के बाद मॉस्को में रोड और एयर ट्रैफिक दोनों में रुकावट आई है। दूसरी तरफ यूक्रेन ने कहा है कि यह हमला रूस के हालिया अटैक्स का जवाब है। रूस ने पिछले दिनों यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से बड़े हमले किए थे। फिलहाल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की माने तो रूस की ऑयल रिफाइनरी पर हो रहे लगातार हमले से उसकी एनर्जी फैसिलिटीज को काफी नुकसान पहुंचा है। इससे देश में तेल का संकट पैदा हो गया है। इसी वजह से दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर रूस को इस महीने फ्यूल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। साथ ही तेल के एक्सपोर्ट पर भी जुलाई तक बैन लगा दिया गया है। अगली खबर, तालिबान ने एक और अजीबोगरीब फरमान सुनाया है। सरकारी अधिकारियों के स्मार्टफोन इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई है। ब्रिटिश मीडिया द गार्जियन के मुताबिक तालिबान की एक मिलिट्री अदालत ने आदेश दिया है कि इस हफ्ते से कोई भी बड़ा या छोटे ओहदे वाला अधिकारी, आम मुजाहिदीन या फिर सर्विस स्टाफ मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर कोई अधिकारी फोन चलाता हुआ पकड़ा गया तो उसका फोन तोड़ दिया जाएगा और शरिया कानून के तहत उसे सजा दी जाएगी। अगर किसी को इस नियम से छूट चाहिए तो इसके लिए तालिबान के सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह खुंदजादा की लिखित मंजूरी लेनी होगी। इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल है जिसमें एक व्यक्ति कई सारे फोन तोड़ता दिख रहा है। दावा है कि वो व्यक्ति तालिबानी अधिकारी है। जानकारों का मानना है कि ये सिर्फ पाबंदियों की शुरुआत है। आगे चलकर आम जनता पर भी इस तरह का बैन लगाया जा सकता है। गार्जियन ने सूत्रों के हवाले से बताया कि अफगानिस्तान में कुछ जगहों पर महिलाओं, डॉक्टरों, टीचर्स और छात्रों को भी फोन चलाने से रोका जा रहा है। तालिबान ने इसी तरह पिछले साल इंटरनेट पर भी पूरी तरह रोक लगाने की कोशिश की थी, लेकिन इसकी वजह से बैंकिंग से लेकर इमरजेंसी सर्विसेज समेत कई सेक्टर्स ठप पड़ गए थे। बाद में इसे फिर से चालू कर दिया गया था, लेकिन फोन पर रोक के आदेश को एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ाने का कारण देखा जा रहा है। फिलहाल के लिए सुर्खियों में इतना ही। आज का दुनियादारी यही समाप्त होता है। अपनों और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए द ललन टॉप।